नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर मैना निर्माण राजनीति विज्ञान द्वितीय वर्ष की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका की, जिसमें अभी तक हमने राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया। आज हम चर्चा करेंगे संघीय कार्यपालिका के द्वितीय घटक या अगले घटक मंत्रिपरिषद के बारे में। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति या भारत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी है। संविधान द्वारा भारत में संसदात्मक अथवा मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहां सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय संविधान द्वारा संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है। परंतु भारत में चूंकि संसदीय शासन प्रणाली है, अतः राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है और वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित है। राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 78 में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, जो देश की सर्वोच्च कार्यपालिका होती है। इस पद्धति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे दोहरी कार्यपालिका, राजनीतिक एकता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, गोपनीयता, विधायिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध और मंत्रिमंडलात्मक या संसदीय शासन प्रणाली। इन विशेषताओं को लिए हुए भारत में शासन संचालन किया जाता है। मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के उपखंड 1 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों के संपादन में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा। इस प्रकार भारत में मंत्रिपरिषद का संवैधानिक अस्तित्व स्वीकार किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद की सत्ता अनिवार्य है और इसका निर्णय राष्ट्रपति के लिए आदेशात्मक है और मंत्रिपरिषद की सहायता एवं मंत्रणा के बिना राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। संविधान का अनुच्छेद 75 यह उल्लेख करता है कि मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार होगा। संविधान 75 में यह उल्लेखित है कि पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री पद के लिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के मुखिया को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगा। यानी जिस दल ने सामान्य चुनाव में या लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त किए हैं, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगा। मंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति उन्हें जब चाहे अपदस्थ कर सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और तभी तक वह अपने पद पर, मंत्रिपरिषद अपने पद पर कार्य करता है जब तक कि लोकसभा का विश्वास मंत्रिपरिषद में बना रहता है। सामान्यतः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छा से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और हम कह सकते हैं कि अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद की रचना में प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की रचना करते समय पूरी तरह स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता। उसे अपने मंत्रियों की नियुक्ति करते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि दल के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करना उसके लिए एक तरह से अनिवार्य होता है। दूसरा, उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मंत्रिपरिषद में देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व हो। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की रचना करते समय इस बात का भी ख्याल रखता है कि उसे मंत्रिपरिषद में अपने दल के कुछ वयोवृद्ध और अनुभवी व्यक्तियों के साथ साथ उत्साही और नवयुवकों को भी सम्मिलित करना होता है। वह यह भी ध्यान रखता है कि मिली-जुली सरकारों में, यानी जहां मिली-जुली सरकार बनती है, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कुछ दल मिलाकर सरकार बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री को यह भी ध्यान रखना होता है कि सहयोगी घटकों की सहमति से मंत्री बनाए जाए और उन सहयोगी घटकों के सदस्यों को भी मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाए। इस तरह प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूची प्रस्तुत की जाती है अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की और राष्ट्रपति उन्हें मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाता है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रायः वह उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है जिसे उस दल के नेता को, जिस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है, उसी दल के नेता को वह प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन कुछ स्थितियों में राष्ट्रपति के पास अपनी विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हो जाती है, यानी राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा अनुसार प्रधानमंत्री को पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये परिस्थितियां कौन सी है? पहली परिस्थिति है जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है,
तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है कि वह सर्वाधिक मत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करे। दूसरा, वह इस शक्ति का प्रयोग उस समय कर सकता है जब लोकसभा में किसी भी दल को कोई निश्चित नेता ना हो अथवा बहुमत प्राप्त दल अपना सर्वमान्य नेता नहीं चुन सके। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए समान रूप से प्रभावशाली दावेदारों में से किसी को आमंत्रित कर सकता है। तीसरा, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब संसद के संकट के समय में लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो राष्ट्रपति काम चलाऊ सरकार का नेता मनोनीत कर सकता है। ये ऐसी स्थितियां असामान्य परिस्थितियों में दोहराई जाती है। अब हम देखते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। हमने देखा कि भारतीय संविधान में मंत्री परिषद शब्द का ही उल्लेख मिलता है, मंत्रिमंडल शब्द का नहीं। लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल शब्द ही प्रचलन में है और सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद एक ही है, किंतु इनमें तकनीकी अंतर होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है उस पर हम बात करते हैं। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था होती है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या लगभग 60-70 हो सकती है। अतः इतनी बड़ी संस्था में प्रधानमंत्री के लिए यह मुश्किल हो जाता है कि वह गंभीर मंत्रणा और विचार विमर्श कर सके। यानी इतने बड़ी संस्था में गंभीर मंत्रणा और विचार विमर्श के लिए असुविधा होती है या उपयुक्त संस्था नहीं होती। इसलिए देश की नीति निर्धारण का महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में सामान्यतः 5-7 से लेकर 15-20 तक सदस्य होते हैं। कैबिनेट की प्रत्येक बैठकें प्राय होती रहती है और इसी में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि शासन की नीति निर्धारण में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट का ही महत्वपूर्ण हाथ होता है और इसमें कुछ सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। जहां हमने देखा मंत्रिपरिषद में बहुत सारे सदस्य होते हैं, कई तरह के मंत्री शामिल होते हैं या कार्यपालिका के लगभग सभी सदस्य इसमें आ जाते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में से ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अतः मंत्रिपरिषद का सदस्य ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में केवल मंत्रिमंडल के सदस्य ही भाग लेते हैं। अन्य मंत्रियों को या अन्य मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को
आमंत्रित करने पर ही वे मंत्रिमंडल की बैठकों में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है या वास्तविक कार्यकारिणी है। मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने से संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है। मंत्रिमंडल का निर्माण संविधानेतर परंपरा है। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या निश्चित करने के लिए दो सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। पहला सिद्धांत है संसद के सदस्यों की संख्या के आधार पर तय करना, और दूसरा है प्रशासन की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार मंत्रिमंडल की संख्या निर्धारित करना। और व्यवहार में दूसरे सिद्धांत का ही प्रचलन है कि प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार मंत्रिमंडल की रचना की जाती है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब मंत्रिमंडल का आकार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री को मंत्रणा करने में असुविधा हो, और ना ही इतना छोटा होना चाहिए कि वह समुचित विचार विमर्श या परामर्श न कर सके। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कई तरह के सदस्य होते हैं। पहला है मंत्रिमंडल के सदस्य, दूसरा मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हुए भी जो सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, यानी मंत्रिमंडल के स्तर के वे मंत्री जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलता, वे भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। तीसरा राज्य मंत्री, चौथा उप मंत्री, और पांचवा संसदीय सचिव। हालांकि अब संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्राय नहीं होती। मंत्रियों में मंत्रिमंडल के सदस्यों का दर्जा सर्वाधिक ऊंचा होता है। राज्य मंत्रियों का दर्जा कैबिनेट मंत्रियों से नीचे होता है, लेकिन उन्हें वेतन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के समान ही मिलता है। उप मंत्री तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। वे प्राय कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में काफी अंतर है। अब हम चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियों के संदर्भ में। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्य राष्ट्रपति को प्रशासन संबंधी कार्यों में सहायता एवं मंत्रणा देना है। और जैसा कि हमने चर्चा की कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन व्यवहारतः कार्यपालिका शक्तियां मंत्रिमंडल में ही निहित होती है और वही संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों का संपादन करता है। मंत्रिमंडल का यह स्वरूप ब्रिटिश शासन पद्धति से लिया गया है और मंत्रिमंडल के सदस्य प्राय निम्न कार्यों का संपादन करते हैं या मंत्रिमंडल की शक्तियां
मंत्रिमंडल की शक्तियों में से पहली शक्ति है नीति निर्धारण संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल एक नीति निर्धारक निकाय है और इसी के द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में मंत्रिमंडल व्यवस्थापन संबंधी कार्यक्रम तैयार करता है। उसी की ओर से सरकारी विधेयक संसद में रखे जाते हैं। कानून निर्माण का कार्य इसी की इच्छानुसार होता है। यही प्रशासकीय नियमों का निर्धारण करती है। इस तरह संपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण कानूनी और प्रशासनिक नियम मंत्रिमंडल के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा है प्रशासन संबंधी कार्य। प्रशासन संबंधी कार्यों में भी मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, इसलिए प्रशासनिक कार्यों का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण पदों जैसे राज्यपालों, न्यायाधीशों, राजदूतों, संघीय लोक सेवा के सदस्यों और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिया जाता है। देश की प्रगति के लिए जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है वह मंत्रिमंडल की देखरेख में ही संपन्न होती है। आपातकाल की घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य भी मंत्रिमंडल का ही है। इस प्रकार मंत्रिमंडल ही संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र की धुरी होता है। मंत्रिमंडल का अगला कार्य है विधायी कार्य। मंत्रिमंडल को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है। वह सरकार की ओर से संसद में विधेयकों को रखती है, उन्हें स्वीकृत कराती है। मंत्रिमंडल के सदस्य विधेयक को संसद में प्रस्तुत करते हैं। संसद की कार्यवाही निश्चित करना भी मंत्रिमंडल का ही कार्य है, जैसे कि संसद की बैठकें कब बुलाई जानी है, कितने दिनों तक बैठक चलेगी और बैठक का समापन कब होगा आदि सभी बातों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल ही सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है और उसी के अनुसार देश का वार्षिक बजट तैयार होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण करने के महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन मंत्रिमंडल की देखरेख में ही होता है। मंत्रिमंडल का अगला कार्य है वैदेशिक कार्य। वैदेशिक कार्यों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संधियां करने का कार्य मंत्रिमंडल ही करता है। दूसरे देशों के साथ युद्ध और मैत्री की घोषणा करना, युद्धोपरांत शांति समझौते करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना मंत्रिमंडल का ही कार्य है। मंत्रिमंडल का अगला कार्य है समन्वय संबंधी कार्य। शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, विभिन्न विभागों के कार्यों का मार्गदर्शन करना मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में उत्पन्न होने वाले विवादों और मतभेदों को दूर करके सामंजस्य और समन्वय स्थापित करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल ही देश की वास्तविक कार्यपालिका है। हालांकि औपचारिक रूप से कार्यपालिका सत्ता राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन मंत्रिमंडल के द्वारा ही इन कार्यों का संपादन होता है। मंत्रिमंडल और लोकसभा।
मंत्रिमंडल और लोकसभा में घनिष्ठ संबंध है। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि पहला, मंत्रिमंडल का मंत्री प्रशासन विभाग का अध्यक्ष होता है और वह अपने विभाग के समस्त कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। दूसरा, कि प्रत्येक मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका आशय यह है कि मंत्री एक इकाई के रूप में पदों पर रहते हैं और इकाई के रूप में ही पद त्याग करते हैं। यानी व्यक्तिगत मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है और सामूहिक उत्तरदायित्व भी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल तभी तक कार्य करता है जब तक कि लोकसभा का विश्वास उसमें बना रहता है। जिस दिन लोकसभा का विश्वास खत्म हो जाता है, सरकार भी अपदस्थ हो जाती है। धन्यवाद।